स्वागत है। कल हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया था और मौलिक अधिकारों में हमने सबसे पहले समानता के अधिकार के बारे में आपसे चर्चा की थी। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम करते हैं दूसरा अधिकार जो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। देखिए स्वतंत्रता क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं स्वतंत्रता बंदिशों का अभाव। जब व्यक्ति पर या किसी नागरिक पर कोई भी प्रतिबंध होते हैं तो हम उन नागरिकों को स्वतंत्र नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि उन पर किसी न किसी का अधिकार होता है। इसलिए स्वतंत्रता जब प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन के अनुसार कोई भी कार्य कर सके। अर्थात कि जब व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबद्ध न हो, अर्थात वह व्यक्ति अपनी इच्छा का मालिक हो, या हम कहें एक छोटे से शब्दों में बंधनों से मुक्ति ही क्या है? स्वतंत्रता। कि जिस व्यक्ति पर कोई बंधन होते हैं वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है, और जो व्यक्ति बंधनों से मुक्त होता है वह व्यक्ति अपने आप में कैसा होता है? स्वतंत्र। तो इसलिए हम सबसे पहले स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। दूसरी स्थिति में हम जानते हैं कि जब व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो या वह व्यक्ति अपनी इच्छा का मालिक हो तो वह व्यक्ति स्वतंत्र है। या अगर हम राजनीतिक स्थिति में पढ़े तो बंधनों से मुक्ति ही क्या मानी गई है? स्वतंत्रता। आगे चले। सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 के माध्यम से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता। मतलब ये इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जिससे व्यक्ति अपना आराम से जीवन यापन कर सकता है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं हो सकता है। हम जानते हैं अनुच्छेद 19 के अनुसार व्यक्ति को इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इन सभी स्वतंत्रताओं के माध्यम से व्यक्ति
अपना जीवन यापन कर सकता है या वृद्धि कर सकता है या कोई भी व्यापार कर सकता है। देखिए तो है कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है हमारे संविधान में। स्वतंत्रता बंधनों से जो मुक्ति होती है, जिस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है। दूसरे आगे चलते हैं। अब अनुच्छेद 19 के माध्यम से क्या दी गई है कि अनुच्छेद 19 के माध्यम से है कि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, एक से अधिक है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता, अपने जीवन यापन करने की स्वतंत्रता, वृत्ति या व्यापार या कोई भी और रोजगार करने के लिए व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। दूसरा चलते हैं अनुच्छेद 20 के आधार पर स्वतंत्रता के लिए अपराधों के दोष सिद्ध होने की स्थिति। देखिए इसमें क्या दिया गया है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपराधी है और कोई व्यक्ति निर्दोष है, तो उसके लिए भी कोई भारतीय संविधान में स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उन स्वतंत्रताओं को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि नंबर पहला जो पॉइंटों में है कि जैसे जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हो जाए तब तक वह व्यक्ति दोषी नहीं माना जाएगा। कि जब तक किसी व्यक्ति को हम दोषी नहीं मान सकते, जब तक उसके खिलाफ कोई भी जो उसने जुर्म किया है वह साबित नहीं हो जाए तो अपराधी नहीं मान सकते। दूसरा इसमें क्या है स्वतंत्रता में ही कि एक व्यक्ति को एक अपराध की बार बार सजा नहीं दी जा सकती है। देखिए पहले में उस व्यक्ति ने दोष सिद्ध हो चुका है माना, परंतु ये नहीं है कि व्यक्ति अपराधी है तो एक ही अपराध की उस व्यक्ति को बार बार सजा दी जाए। आगे चलें। तीसरे में है किसी अपराधी व्यक्ति को निश्चित की गई सजा से अधिक सजा नहीं दी
सजा नहीं दी जा सकती है। नंबर लास्ट, अपराधी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य। देखिए, अब हम अनुच्छेद 20 के पढ़ते हैं और अनुच्छेद 20 में ही आपको मैं बता दूं, इसमें स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया है कि जैसे कि कोई अपराधी है तो अपराध से संबंधित है, जैसे कोई के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कोई अपराधी भी होता है, कोई निर्दोष होता है। निर्दोष होता है तो उसे हम छोड़ देते हैं, अपराध होता है तो उस अपराधी के लिए भी कुछ और विशेष प्रकार की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में प्रदान की गई है कि जैसे कि कोई किसी के खिलाफ कोई भी अपराध सिद्ध हो जाता है उसके बाद भी उसे कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। पहले में क्या है कि जब तक किसी व्यक्ति के दोष सिद्ध नहीं हो जाए, कोई व्यक्ति कि आपके दोनों के खिलाफ, मेरे खिलाफ भी और आपके खिलाफ भी कोई FIR की और आप और हम में से एक कोई दोषी है, तो ये थोड़ी कि दोनों ही दोषी मान लिए जाएंगे या दोनों ही मुलजिम मान लिए जाएंगे। नहीं, जिसके खिलाफ दोष सिद्ध हो जाएगा वह अपराधी माना जाएगा और जो दोष सिद्ध नहीं हो सका है वह अपराधी नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो जाए तो जब तक वह व्यक्ति क्या नहीं माना जाएगा, दोषी नहीं माना जाएगा। दूसरी स्थिति में एक व्यक्ति को एक अपराध की बार बार सजा नहीं दी जा सकती। ये नहीं है कि यह कोई व्यक्ति एक बार सजा काट चुका है और दोबारा कहीं दूसरे जगह जाकर पकड़ लिया जाए, नहीं कोई ये काम किया था फिर उसे दोबारा ही उसी कार्य के लिए, उस अपराध के लिए पुनः सजा सुनाई है, ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। नंबर 3, किसी अपराधी व्यक्ति को निश्चित की गई सजा से अधिक सजा भी नहीं दी जा सकती। जैसे कि हम मान लें कि जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की है और चोरी के लिए उस व्यक्ति को 3 महीने की जेल हो सकती है, तो अब हम कहें कि वो सब कुख्यात चोरी है, ये ज्यादा अपराध करता है, बार बार चोरी करता है, इसे सब आजीवन कारावास दे दो, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा। उसने जो अपराध किया है उसी अपराध के एवज में जो सजा हमारे संविधान में निश्चित है उसी प्रकार की सजा उस व्यक्ति को दी जाती है। दूसरी, अपराधी जो व्यक्ति होता है या गिरफ्तार जो कोई व्यक्ति होता है उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। देखिए, यही बात हमारे अनुच्छेद 22 में और है। जाहिर सी बात है आप लोगों को घर पर पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, परंतु सबसे पहले वहां पर अपन क्लास जैसा माहौल पैदा नहीं कर सकते, तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है आप अपने मोबाइल को लेकर एकांत अवस्था में बैठकर ध्यान लगाकर एकाग्रचित होकर फोकस रखें, पढ़ें। पहले अध्यापक द्वारा जो पढ़ाया गया है आपको, फिर उसको रिवाइंड करें और फिर एक बार पुनः इस वीडियो को देखें तो सब आपके समझ में आ जाएगा। तीसरा है अनुच्छेद 21 के माध्यम से जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, इसमें है प्राण व दैहिक
स्वतंत्रता, लाइफ और लिबर्टी, जीवन जीने की स्वतंत्रता। एक व्यक्ति अर्थात हम कहें कि इस स्वतंत्रता में व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन निर्वह करने का अधिकार है, और उसे विधि द्वारा यहाँ हम दो प्रकार मान सकते हैं। एक तो विधि का अर्थ होता कानून, और एक विधि मान ली हमने क्या, सरकार। विधि द्वारा उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो हमारे पास भी एक अधिकार और दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर ऐसा करता है तो हम किसकी शरण में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में। तो ये विधि जो होती है वो होती है, एक तो या तो कानून मान ले हम, या हमारी सरकार की सरकार द्वारा भी आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता। आप अपने जीवन जी सकते हैं कहीं भी, चाहे आप हमारे देश में रहिए या आप कहीं भी वीजा बनवा कर बाहर जा सकते हैं, तो आप पर वहां भी कोई अंकुश नहीं लगा सकता। अगर आप सही तरीके से आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं, कहीं भी जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कहीं भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें एक जो सबसे मोस्ट बात बताई गई है, इसमें क्या बताया गया है कि जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1979 में इसे और मजबूती प्रदान की गई है। यहां तक देखिए, जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण में अपने दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह व्यक्ति को प्राप्त है। इस स्वतंत्रता में व्यक्ति स्वतंत्र जीवन निर्वाह करने का अधिकार रखता है, और उसे विधि द्वारा अर्थात कानून या सरकार द्वारा उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अधिकार को और भी मजबूती प्रदान की गई है। इसमें हम पढ़ते हैं लास्ट जो हमारा पॉइंट है, अनुच्छेद 22 के अनुसार इसमें बंदी संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में बंदी संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अर्थात हम लिखेंगे कुछ स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जैसे अब जैसे इसमें भी पॉइंट है, उस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, उस व्यक्ति की बात चल रही है, उस व्यक्ति को बंदी बनाए
जाने का कारण, जानने का अधिकार है। 22 में क्या दिया गया है कि कोई व्यक्ति को जैसे गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को अपना कारण जानने का अधिकार दिया गया है। नंबर 2, उस व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसे हमें कहीं भी गिरफ्तार किया गया है और वहां पर हमारा परिवारजन कोई भी नहीं है, तो सरकार या फिर न्यायपालिका द्वारा उस व्यक्ति को एक वकील मुहैया कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है और वो उसके खिलाफ, वो उसके पक्ष में अपनी दलील रखता है। नंबर 3, इसमें भी जो मैंने बताया था 24 घंटे में अदालत के सामने अदालत के सामने पेश करना है। अब दूसरा, इसमें जो मुख्य बात है, अगर कोई व्यक्ति निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया है तो ये जो अपराधियों के लिए जो सीमा दी गई है वह उस पर लागू नहीं हो। ये एक सामान्य अवस्था के लिए है। बोले देखते हैं अनुच्छेद 22 में बंदियों के संरक्षण के लिए कि अपराध सिद्ध होने पर भी उन व्यक्तियों के लिए कुछ स्वतंत्रता दी गई है, जैसा कि उस व्यक्ति को सबसे पहले तो किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो वह व्यक्ति उसका कारण जानने का अधिकार रखता है, तो उस व्यक्ति कारण जान सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त करने का पूरा अधिकार दिया जाता है, जैसे कानून की वो सहायता ले सकता है। नंबर 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाना चाहिए। अगर वह व्यक्ति निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया है तो वह व्यक्ति इन जो स्वतंत्रताओं का जो अधिकार दिया गया है उनका उपयोग नहीं करता है। अब आगे चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 30 और 24। सबसे पहले आपको एक शब्द में इसको मानव के क्रय विक्रय पर रोक या बेगारी मजबूरी पर
देखिए इससे संबंधित अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 23 और 24। सबसे पहले हम इस चीज को याद रखें कि मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है और ना हम किसी का विकार कर सकते हैं, अर्थात उस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उसकी मजदूरी देना अनिवार्य है। तो इसमें भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान द्वारा बेगारी बंधुआ मजदूरी बाल श्रम, जोखिम वाले काम, कार्यों पर रोक लगाई गई है। दूसरी स्थिति में अगर कोई ऐसा करता है या ऐसा कोई नहीं मानता है इस अधिकार को, अगर तब भी इस व्यक्तियों का शोषण करता है तो वो कानून की दृष्टि में दोषी पाया जाता है और दोष सिद्ध होने पर उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है। और आगे चलते हैं, इसी में सबसे जो मुख्य बात है जो 24 अनुच्छेद में बताया गया है, बाल श्रम निषेध। जो बच्चे होते हैं, जो 14 वर्ष की कम आयु के जो बच्चे होते हैं, उन पर अगर ऐसा कोई कार्य कराया जाता है, खानों में काम कराया जाता है या और भी कोई जोखिम वाले काम कराए जाते हैं, स्त्रियों पर जो जोखिम वाले काम कराए जाते हैं, तो वो बाल श्रम के अधीन आते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो यहाँ भी वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है और उसके खिलाफ भी कानून की दृष्टि में दंड दिया जाता है। अगर वह व्यक्ति दोषी है, अगर दोष पाए गए हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।